Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली, करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा, स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा, डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and in this series of polity revision through MCQs, आज topics पंचायत, municipality, PESA Act और emergency provisions के बारे में. Let's bring it on and encounter our first question, and that is the power to legislate on all matters relating to elections to the पंचायत lies with. कौन सी बॉडी है जिसके पास पंचायती राज इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस या फिर लॉ बनाने की पावर है? तो क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली नॉट। और क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स? यस। स्टेट इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है लोकल बॉडीज की इलेक्शन से। उसको समझ ले। वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम और याद करेंगे कि जो लिस्ट है शेड्यूल 7 के अंदर, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो याद रखिए लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। तो एक तो स्टेट लिस्ट का टॉपिक होने की वजह से, और इसके अलावा जो पंचायती राज की प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्टेट्स को भी पावर दी गई है। तो याद रखें लोकल बॉडीज के या पंचायती राज के इलेक्शंस के लिए जो लॉ बनाने की पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है। देन वी कम टू which one of the following statement in relation to the panchayat is not correct? गलत प्रोविजन आपने निकालनी है। Legislature of state may by law make provisions with respect to the composition of panchayats. Yes, it can be. Then panchayat area means territorial area of panchayat. Yes, it is also true. Then Gram Sabha includes all persons in the electoral rolls of village within a panchayat or panchayat area. Yes, it is also true. तो एक ही ऑप्शन बचती है, जाहिर सी बात है वही गलत होगी। देख लेते हैं उसको भी। That reservation of seats of scheduled caste and scheduled tribe has nothing to do with the proportion of their population. Now this is a wrong statement because as per Article 243D, जो scheduled caste and scheduled tribes के फेवर में seats रिजर्व की जाएंगी, that will be in proportion to the population in the panchayat area. तो पॉपुलेशन से ही लिंक करके रिजर्वेशन पॉलिसी को इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब लागू किया गया है पंचायती राज के अंदर। सो डी ऑप्शन इज प्राइमरली अ रॉन्ग थिंग। अच्छा, इसमें ग्राम सभा को भी अच्छी तरह से समझ लें कि एक तो 73rd अमेंडमेंट के साथ हमें पंचायती राज की बॉडीज बनी है, दैट इज विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे आप ब्लॉक समिति नॉर्थ इंडिया में कह देते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत होगी जिसको जिला परिषद कह देते हैं। ये तो 3 बॉडीज होगी। इसी के साथ हर पंचायत एरिया में ग्राम सभा भी होगी। आर्टिकल 243A का एक प्रोविजन कि ग्राम सभा एस्टैब्लिश की जाएंगी, और ग्राम सभा का मतलब पंचायत एरिया के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं शैल फॉर्म अ ग्राम सभा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ आती है आपकी ग्राम सभा। नाउ we move to other question, that how many items are there in 11th schedule to the Constitution of India? Now, the very first and very basic question, that 73rd Amendment in 1992 पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया।
क्योंकि इससे पहले पंचायतों का जिक्र आपको नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के तहत मिलता है एज अ गांधीयन प्रिंसिपल। लेकिन इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत। और पंचायतों के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के लिए एक पार्ट 9 और साथ में एक शेड्यूल 11 ऐड किया गया है। और शेड्यूल 11 में क्या है, वो टॉपिक्स जो स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्कशन पे, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अकॉर्डिंग पंचायतों को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो सवाल ये कि शेड्यूल 11 में ऐसे कितने आइटम, ऐसे कितने टॉपिक रखे गए हैं, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको रट्टा मारना है, दैट इज 29 टॉपिक्स। अच्छा, 74th अमेंडमेंट के साथ आई म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए हमारे पास पार्ट 9A और शेड्यूल 12 ऐड किया गया है। तो शेड्यूल 12 की भी फिलॉसफी यही है, शेड्यूल 12 में ऐसे टॉपिक रखे गए हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अकॉर्डिंग म्युनिसिपैलिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहां पर हैं 18 टॉपिक। तो याद रखिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो शेड्यूल 12 उसमें 18 टॉपिक हैं, और शेड्यूल 11 जो पंचायती राज के लिए है उसमें 29 ऐसे टॉपिक्स हैं जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं पंचायतों को। लेकिन ये भी याद रखें कि यहां पर भी स्टेट लॉ इफेक्टिव होता है। तो स्टेट लॉ जितने टॉपिक ट्रांसफर करेगा 29 में से उतने ठीक, और जितने रिजर्व रख लेंगे स्टेट के लिए वो भी ठीक है। मैं कहना ये चाहता हूं कि मान लीजिए पंजाब विधानसभा आज लॉ पास कर दे कि 29 में से 20 ट्रांसफर किए, 9 रिजर्व कर लिए स्टेट के लिए, तो भी ठीक। हरियाणा सरकार कहती है 29 में से 29 ट्रांसफर कर दिए, एक भी रिजर्व नहीं रखा, तो भी ठीक है। और कोई और राज्य की विधानसभा ये पास कर दे कि 29 में से 2 ट्रांसफर कर रहे हैं और बाकी हम रिजर्व कर रहे हैं, तो भी जायज है। मतलब कि स्टेट के अंदर पंचायती राज कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है स्टेट के लॉ के ऊपर। नाउ वी मूव टू नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हाट? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। अब यहां पर ये याद रखेंगे कि अच्छा 26 जनवरी तो आप वैसे निकाल पा रहे होंगे क्योंकि रिपब्लिक डे होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम याद रखेंगे कि जो इंडिया में पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। सो 24 अप्रैल 1993 को, और वजह क्या है 1993 की? 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट इन इफेक्ट आई थी। सो इस दिन से पंचायती राज का जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन था उसकी प्रोविजंस लागू हुई थी। दैट्स व्हाई हम इस दिन पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि पंचायतों के संबंध में एक और इंपॉर्टेंट डेट है 2 अक्टूबर और साल है 1959। तो ये कौन सी डेट है? ये वो डेट जब पहली बार हिंदुस्तान में किसी राज्य ने पंचायती राज को लीगल स्टेटस दिया था या लीगली लागू किया था, एंड द स्टेट वाज राजस्थान। तो एक फैक्ट ये याद रख लेंगे कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती का लीगलाइजेशन किया गया था, लीगल तरीके से उसको लागू किया गया था। सो 2 डेट इंपॉर्टेंटली याद कर लेंगे। Let's see next question. That is, consider the following statement: the minimum age prescribed for any person to be a member of Panchayati Raj is 25 years. Then a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. Now, very importantly, remember कि पंचायती राज का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल की उम्र प्रेस्क्राइब्ड है। तो कई बार ट्रेडिशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जैसे भारत में वोट डालने की उम्र 18 साल, पंचायत म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल, विधानसभा 25, विधान परिषद 30 साल, लोकसभा 25 और फिर आपकी राज्यसभा 30 साल की उम्र प्रेस्क्राइब है। गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट 35 ईयर की मिनिमम एज प्रेस्क्राइब की गई है। तो एज वाइज हम सारी पोस्ट को देख लेंगे। और तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। और दूसरी बात की जा रही है कि अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाए पंचायतों का तो 6 महीने के अंदर अंदर तो इलेक्शन कराने ही हैं, लेकिन इन 6 महीने के अंदर जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत होगी आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन के 5 साल का टाइम पूरा करने से पहले पहले पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो अगर इस केस में न्यूली इलेक्टेड पंचायत बनती है तो उसको पूरे 5 साल का टेन्योर नहीं दिया जाएगा, उसको सिर्फ रिमाइंडर पीरियड, मतलब जो ओरिजिनल पंचायत जिसके प्री मैच्योर डिसोल्यूशन के बाद ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, उस पंचायत का जितना टाइम बाकी होगा उतना ही टाइम इस पंचायत को फंक्शन करने के लिए दिया जाएगा और एक तय समय पे सारे राज्य में पंचायती इलेक्शन कराए जाएंगे। सो आवर आंसर इज 2 ओनली। लेट्स मूव टू
Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.